आई रियली want my every student to solve the worksheet like मक्खन मलाई। समझो मेरे बच्चे, एमसीक्यूज में यू विल सी लॉट ऑफ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स, और बच्चे ना एट अ ग्लांस उसको लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा हर बच्चा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में बिल्कुल चीता हो जाए, चीता, एमसीक्यू एंगल से भी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने एक डायग्राम ये करके बनाता हूं जी, मुझे बगैर देखे जल्दी से बता सकते हो कि भाई ये एक्सो की डायग्राम बनाइए कि एंडो की डायग्राम बनाइए? एक्सो की। हाउ यू शुड बी एबल टू टेल मी दैट? बिकॉज मैंने अभी तुम्हें शॉर्टकट बताया कि अगर तुम्हें H1 H2 याद नहीं भी आ रहा है, अगर तुम्हें H1 H2 याद नहीं भी आ रहा है तो क्या होगा मेरे बच्चे, बोलो कि आप देख रहे हो ओवरऑल ये नीचे आ रहा है। अब लेबल कर सकते हो, दिस वुड बी, बोलो H1, दिस वुड बी H2, दिस वुड बी रिएक्टेंट, दिस वुड बी प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बेटा, बोलते जाओ, एक्टिवेशन एनर्जी विद अ पॉजिटिव साइन, और ये क्या होगा, डेल्टा एच विद अ नेगेटिव साइन एंड डाउनवर्ड एरो। अच्छा, अब फिर बताना जी क्या हुआ, क्या करना है, बोले, मुंह से बोले ना, वो तो वहां आ रहा है ना पानी, क्या मसला है? अच्छा, अच्छा बेटा अगली डायग्राम देखो, अगली डायग्राम देखो बेटा, ये बताओ ये एक्सो की डायग्राम है कि एंडो की डायग्राम है? ऑनलाइन वालों, ऑफलाइन वालों, एक्सो की डायग्राम है कि एंडो की डायग्राम है? अब देखो ये नीचे ऊपर वाली कहानी दिमाग में फटक से बैठ गई ना, हालांकि इसमें कंसेप्ट नहीं रखता है। तो मेरे बच्चे क्या कहानी है, ये H1 हो जाएगा, ये H2 हो जाएगा, ये पूरा का पूरा क्या होगा बेटा, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी होगा, और ये जो गैप है दरमियान में ये क्या होगा बेटा, डेल्टा एच होगा, और क्या साइन होगा इसका, पॉजिटिव। अब मेरा सवाल, तो एक्सो एंडो की तो आइडेंटिफिकेशन फटाक से हो रही है आपको। अच्छा एक और डायग्राम देख लो, एक और डायग्राम देख लो, देखते हैं इसमें आप क्या करते हो जी। हाँ हाँ, करंट आ जाएगा, हम लोग करंट से मर सकते हैं? क्या देख लूं पूरा, बताओ क्या देखूं, क्या देखना, क्या है, दूसरी क्लास में बैठ जाए, सब क्लास में ऐसे ही हो रहा है। देखो देखो देखो, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खैर करे। मैं कब से बाहर बैठा हूँ ना, अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं है, मैं 10-15 मिनट से माशाल्लाह माशाल्लाह, वो चाह रहे हैं क्लास कैंसिल हो जाए, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। हाँ भाई, ये एंडो है या एक्सो है, जल्दी से, ये एंडो है या एक्सो है? मैं बता रहा था वही एंडो एक्सो से कंटिन्यू किया। तो मेरे बच्चे हमने क्या कहा कि ओवरऑल आपने देखना है कि नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि एक्सो में हीट रिलीज होती है। तो आप देखो ओवरऑल यहाँ पर क्या ना आ रहे हैं, जरा सही सही लेकिन नीचे आ रहे हैं, तो दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और ये क्या हो जाएगा, H1, ये क्या हो जाएगा दूसरा वाला H2, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी। हाँ जी, ओके, आपके सामने स्क्रीन भी आ रही है बेटा। वी वर टॉकिंग अबाउट एक्सो एंडो एंड देयर वर थिंग्स व्हिच वर वी वर सपोज्ड टू डिस्कस, तो वो अब पहले डिस्कस करेंगे और फिर आगे चलेंगे। तो मेरा सवाल ये था बेटा, ये कौन सा रिएक्शन है, फिर से एंडो है कि एक्सो है? हाँ बेटा एक्सो है। कैसे आप ग्लांस में बता रहे हो, क्योंकि आप जब डाउनवर्ड ट्रांजिशन देखोगे तो दिस वुड बी एक्सोथर्मिक, ये वाला ऊपर ओवरऑल हम ऊपर जा रहे हैं तो दिस वुड बी, बेटा बोलते जाओ, एंडोथर्मिक। एंड देन फिर हम ये वाले डायग्राम में देखते हैं तो बाहर तो हमें लग रहा है कि ऊपर जा रहे हैं, बट एट द एंड वी आर कमिंग डाउन, तो दिस इज अगेन, बोलो बेटा, एक्सो। अच्छा, अब मेरा पहला क्वेश्चन क्या है, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, मुझे बताओ अगर हम एक्सो और एंडो को हेड टू हेड कंपेयर करें, एक्सो और एंडो को हेड टू हेड कंपेयर करें, व्हाट डू यू थिंक, व्हिच रिएक्शंस आर मोर फीजिबल टू कंडक्ट? कौन से रिएक्शंस कराना ज्यादा आसान होगा, एंडो या एक्सो? जस्ट यूज योर कॉमन सेंस, लुक एट द डायग्राम, लुक एट दिस एक्टिवेशन स्पेशली, कौन से रिएक्शंस कराना ज्यादा आसान होगा? एक्सोथर्मिक। वाई? वाई? देखो बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हमने थोड़ी सी एनर्जी दी और फिर रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमने क्या किया, चूल्हा, अम्मी ने गैस ऑन की और जैसी एक स्पार्क से एनर्जी दी, फिर रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा होता है, ऐसा नो? तो मेरे बच्चे समझे जरा इसको, कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम एक्सो वर्सेस एंडो को देखेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में वी नीड टू गिव ओनली दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड द रिएक्शन टेक्स प्लेस देन इटसेल्फ। However, endothermic may we have to continuously give energy till the process ends.
हमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस में आपने जब चूल्हा जलाना होता है, जरा सी आपने माचिस जलाई और फिर एक आपका रिएक्शन शुरू हो जाता है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में अगर आपको लोहे को मेल्ट करना है या खाना पकाना है तो ऐसा नहीं होगा कि अम्मी थोड़ी सी एनर्जी देंगी खाना पक जाएगा। नहीं, जब तक खाना नहीं पकेगा एनर्जी मुसलसल कंटिन्यूसली देनी पड़ेगी। तो बेटा दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि अगर हम एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन को हेड टू हेड कंपेयर करेंगे तो विच रिएक्शंस आर गोइंग टू बी मोर फीजिबल। ऑनलाइन वालों एवरीबॉडी आप लोग बताओ बेटा, कौन से रिएक्शन ज्यादा फीजिबल होंगे? एक्सोथर्मिक मोर फीजिबल, मोर फीजिबल। अच्छा क्यों होंगे, रीजन भी बता दें। बिकॉज हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है इसके अंदर जो हम देते हैं वो काफी कम होती है, लो एक्टिवेशन। तंजील को समझ नहीं आया, तंजील को दोबारा समझा देते हैं। तंजील मुझे बताओ ये एक्सोथर्मिक है ये एंडोथर्मिक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक्सो और एंडोथर्मिक के आइडेंटिफिकेशन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? गुड हो गया। अच्छा दूसरा मैंने कहा कि सवाल मैंने पूछा था कि कौन से रिएक्शंस इजीली कंडक्टेबल होते हैं, कौन से रिएक्शंस फीजिबल होते हैं टू कंडक्ट करना। तो मैंने कहा गौर करो एक्टिवेशन एनर्जी पर, यहां और यहां का डिफरेंस देखो। एंडोथर्मिक रिएक्शन जब शुरू होता है हमें शुरू से लेकर आखिर तक उसको एनर्जी देनी पड़ती है, जबकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम थोड़ी सी एनर्जी देते हैं और फिर रिएक्शन ऑटोमेटिकली कंटिन्यू कर जाता है। तो कौन सा रिएक्शन करना जो है वो करना आसान होगा? ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई आप समझो ना, एक रिएक्शन में आपने एनर्जी दी थोड़ी सी और फिर ऑटोमेटिकली रिएक्शन कंटिन्यू हो गया, और एक रिएक्शन में आपने टोटली एनर्जी देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो, तो इवेंचुअली क्या होगा? इवेंचुअली क्या होगा कि प्रोसेस करना मुश्किल होगा। दरमियान में अगर एनर्जी, अगर खाना पकते पकते गैस चली जाए तो खाना पूरा पकता है क्या? नहीं पकता ना। तो हम जब एक मैंने एग्जांपल, वही चूल्हे वाली एग्जांपल आ गई कि चूल्हा जलाने के लिए जरा सी एनर्जी दी फिर चूल्हा जल पड़ता है और फिर जलता ही चला जाता है। यस और नो? लेकिन खाना पकाने में ऐसा नहीं होता कि आपने जरा सी एनर्जी खाने को दी फिर खाना खुद ब खुद पक जाएगा, बल्कि जब तक खाना नहीं पक रहा वो एनर्जी आपको मुसलसल देनी ही पड़ती है। तो आसान लफ्जों में विच रिएक्शंस आर मोर फीजिबल टू कंडक्ट, बेटा बोलो। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। विच रिएक्शन आर मोर फीजिबल? एक्सोथर्मिक। खुबैब एंड रामीन, मैंने अभी आपको एग्जांपल दी बेटा, चूल्हे का जलना इज एक्सोथर्मिक और खाने का पकना इज एंडोथर्मिक। तो इससे ज्यादा क्लासिकल एग्जांपल तो है ही नहीं कि जनाब चूल्हा जरा सी एनर्जी देने पर जल पड़ता है और फिर जलता ही चला जाता है, फिर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। जबकि खाना जब तक नहीं पकेगा तब तक आपको उसको एनर्जी देती जाने, देते जाने, देते जाने। इट मींस दोनों में से क्या आसान है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन करना। लेकिन अगर मैं यहां पर कंपैरिजन, अच्छा हमदा आपके सवाल को भी आंसर करेंगे। फीजिबिलिटी का मतलब आसानी बेटा, आसानी, कन्वीनियंस। अगर मेरे बच्चे, हमदा फातिमा आपके लिए भी यहां कर लेते हैं। हमदा कह रही है एक्सो एंडो में डिफरेंस समझने में मुश्किल हो रही है, बेटा कोई मसला नहीं है, हम इसीलिए तो बैठे हुए हैं। मेरे बच्चे लेट सपोज ये हमारे सामने दो रिएक्शंस हैं, अब आपने मुझे बताना है कि दोनों में से कौन सा एक्सो है और कौन सा एंडो है। जी, ये रिएक्शन एक्सो है या एंडो है? अगर मैं इसको रिएक्शन ए और रिएक्शन बी मान लीजिए, ये रिएक्शन ए है ये रिएक्शन बी है, कौन सा रिएक्शन एक्सो है और कौन सा एंडो है? जल्दी जल्दी बताएंगे, बोलो बेटा, सबका जवाब आप लोग तो बताओ। दोनों के दोनों क्या है बेटा? वेरी गुड, इनमें से कोई भी एंडो नहीं है, दोनों के दोनों क्या है? एक्सो। कैसे पता चला बेटा? दोनों नीचे आ रहे हैं, यस और नो? दो, दोनों के दोनों में हमदा आप ओवरऑल डाउनवर्ड आ रहे हो, स्टेप डाउन कर रहे हो, स्टेप नीचे लेकर आ रहे हो। ये दोनों के दोनों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। अब दोनों में फर्क क्या है जरा गौर से देखें। तो ये वाले रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी इतनी होगी, यस और नो? इसमें एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है और इसके अंदर एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से ज्यादा फीजिबल कौन सा है, जी, इन दोनों में से ज्यादा फीजिबल कौन सा है? अभी लॉजिक समझाई कि एक्टिवेशन जितनी कम होती है उतने रिएक्शन आसानी से हो जाता है। एक्टिवेशन का मतलब कितनी एनर्जी आपको देनी है, तो आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी है रिएक्शन हो जाएगा, और इस रिएक्शन में आपको ज्यादा एनर्जी देनी है उसके बाद रिएक्शन होगा। तो विच वन इज मोर इजी टू कंडक्ट? ऑब्वियसली ए। इज दिस क्लियर? इज एवरीबडी क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों, ऑनलाइन पे सबको क्लियर है? रामेन ठीक हो गया। अब लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अब सवाल यह है कि क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है इसका?
कोई सोल्यूशन है अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा हो तो कुछ कर सकते हैं उसको, बिल्कुल कर सकते हैं। नाउ दिस इज समथिंग जो तुम स्पीड ऑफ रिएक्शन वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ोगे, बट अभी डायरेक्टली आ रहा है। और वो क्या कि जिस रिएक्शन की भी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है हम उसमें डाल सकते हैं कैटलिस्ट। क्या डाल सकते हैं? कैटलिस्ट क्या होता है आप समझे। कैटलिस्ट आपके खानदान में जैसे एक होती है ना फुप्पो, लड़ाका फुप्पो होती हैं, मियाँ बीवी में, भाई और नंद में, यानी भाई और भाभी में थोड़ी बहुत चपकलिश चल रही है, थोड़ी बहुत बातें चल रही हैं, कभी भाई नाराज हो जाते हैं कभी भाभी, तो फुप्पो क्या करती हैं, आकर अपनी भाभी से बोलती हैं, पता है भैया दोस्तों के साथ ये बातें कर रहे थे, अम्मी को ये बता रहे थे आपके बारे में। और भाई को क्या बोलती है, पता है आप तो, मेरा भाई तो शादी के बाद तब्दीली हो गया, काला जादू सिफली कर दिया इस आने वाली कमबख्त ने। तो क्या करते हैं, जो रिश्ता थोड़ा कमजोर था उसे अल्हम्दुलिल्लाह और तेजी से कमजोर करके यहां तक के डिवोर्स की नौबत आ जाती है। तो कैटलिस्ट भी ऐसे ही हुप्पो का काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है कि रिएक्टेंट स्लोली स्लोली आराम आराम से कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, प्रोडक्ट में। कैटलिस्ट क्या करता है, वही फुप्पो वाला काम, कि जो काम आराम आराम से हो रहा था उसे जल्दी करा देता है। कैसे जल्दी करा देता है समझो। कैटलिस्ट करता यह है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसे नीचे ले आता है। समझना, सेम रिएक्शन है। देखो एक्चुअल एक्टिवेशन क्या थी, मैं इतनी एनर्जी देता तब रिएक्शन शुरू होता, मैं इतनी एनर्जी देता तब रिएक्शन क्या होता, शुरू होता। लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, एक्टिवेशन को ही नीचे ले आता है। और आसान लफ्जों में, लड़कियां एक और एग्जांपल ध्यान में आ गई आपका चेहरा देखकर, कि मेरा बच्चा जैसे कोई चीज आपको आगा नूर पे जोड़ा मिल रहा है 20,000 रुपए का या 25,000 रुपए का, अब 25,000 रुपए अम्मी दे नहीं रही कि 25,000 रुपए की शक्ल नहीं है आपकी, 25,000 का जोड़ा क्या मैंने, तो 25,000 रुपए का एक जोड़ा मिल रहा है, अचानक से उस पर लग गई आजादी सेल। आजादी सेल में आ गया जी फ्लैट 80% ऑफ, ख्वाब है, फ्लैट 80% ऑफ आ गया, तो भाई आप तो पागल ही हो जाओगे, आप बोलोगे यार ये क्या हो रहा है। मैंने इस्लामाबाद में, कराची में तो लोग इतने क्रेजी नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा ऑप्शन है। इस्लामाबाद मेरा एक दफा जाना हुआ और वहां तौबा तौबा, मैंने एक दफा गलती से सेल के अंदर जो है मैं चला गया मॉल के अंदर, जो अवाम का रश था जाहिलों वाला, कोई सफायर पे सेल लगी थी, उफ अल्लाह अकबर, अल्लाह की बना, तौबा तौबा तौबा। और क्या, और उसमें मर्दों को बाहर खड़ा कर देते हैं, सिर्फ खवातीन अंदर जाती, और कोई 1.5 पौने 2 घंटे तक जो है ना वो सिर्फ मेरी बेगम रश से बाहर ही नहीं आ पा रही भाई, इतना से। तो खुलासा ये कि कैटलिस्ट क्या करता है कि जो चीज महंगे दामों अवेलेबल थी, जो चीज महंगे दामों अवेलेबल थी उसका दाम ही गिरा दिया, उसकी प्राइस ही गिरा दी, यहां तक एनर्जी देते फिर रिएक्शन स्टार्ट होता। कैटलिस्ट क्या करता है बेटा, ओवरऑल एक्टिवेशन को बोलो नीचे ले आता है। एक्टिवेशन जब नीचे आ गई तो क्या हुआ, थोड़ी सी एनर्जी दोगे रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ बेटा, वी हैव गॉट न्यू एक्टिवेशन। कैटलिस्ट डालने से क्या होगा, वी विल गेट न्यू एक्टिवेशन, जिसको आप ई डैश से लेबल करोगे, ये डैश से लेबल करोगे। अच्छा युवराज आपका क्वेश्चन जेन्युइन है, लेकिन ये पीछे हम पढ़ चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है। दो तरह के रिएक्शन हैं, कुछ ऐसे हैं जो एनर्जी रिलीज करते हैं, उन्हें हम एक्सोथर्मिक कहते हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसे हैं जो एनर्जी एब्जॉर्ब करके ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लोहे को मेल्ट करना चाहूंगा युवराज, तो क्या वो एनर्जी लिए बगैर हो जाएगा, नहीं होगा। क्या मैं खाना पकाना चाहूंगा तो क्या वो एनर्जी एब्जॉर्ब किए बगैर पक जाएगा, नहीं पकेगा। तो दीज आर एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, ठीक है। और जिस तरह चूल्हे की मैंने एग्जांपल दी, आप बारबेक्यू करते हो, ठीक है, कोयला जलाते हो, वो सारी एग्जांपल्स क्या है, एक्सोथर्म। तुम पीछे के लेक्चर सुनोगे तो मैं बात समझ आ जाएगी। अभी जो मैं फोकस कर रहा हूं, जिन बच्चों की आज पहली क्लास है या दूसरी क्लास है, जिन्होंने इस चैप्टर को पीछे से नहीं पढ़ा हुआ है, अगर आपको कोई इशू है बेटा तो वो जेन्युइन है, आप पीछे से रिकॉर्डिंग सुनते आओगे, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस। अभी जरा तवज्जो पे सब से बात को सुनना, क्योंकि दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। हमने क्या कहा, हमने आपको बताया एक कंसेप्ट किसका, कैटलिस्ट का। हालांकि ये कंसेप्ट दोबारा भी आएगा स्पीड ऑफ रिएक्शन में, बट अभी आपने क्या याद रखना है कि कैटलिस्ट वो एक्सटर्नल एजेंट होता है जो किसी भी रिएक्शन की, बोलो बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करता है, नीचे ले आता है। एक्टिवेशन नीचे लाने का मतलब क्या है कि पहले आप इतनी एनर्जी दे रहे थे तब रिएक्शन स्टार्ट हो रहा था, अब थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन को जल्दी स्टार्ट कर देगा, जब रिएक्शन जल्दी स्टार्ट होगा तो जल्दी एंड भी हो जाएगा। एक और एग्जांपल देखें,
एक और एग्जांपल देखें, ये कैटेलाइज और अनकैटेलाइज का चक्कर ना बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में, जरा समझें। फॉर एग्जाम्पल आपने करना क्या है, बस ये सीखने की बात है, आप ग्राफ में एक सही काम करके आओ, ये जरूरी है, ठीक है। और इसके लिए मैं अभी आपको मल्टीपल और एग्जांपल्स दे रहा हूं। आई वांट एवरीबडी जिसकी पहली क्लास भी है ना, उसको ये समझ आ जाए कि कैटलाइज रिएक्शन में करना क्या होता है। याद रखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बच्चे इस ग्राफ को अगर आप किसी भी एंगल पर कमजोर छोड़ के जाओगे ना, यू विल रिग्रेट, क्योंकि मैंने आपको बताया 50 सवाल अगर पास पेपर में आ रहे हैं इस चैप्टर के, तो 40 क्वेश्चंस इसी ग्राफ से रिलेटेड है। तो आए समझते हैं दोबारा से। आई वांट एवरी पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये मुझे बताना बेटा, ये मैं एक्सो का ग्राफ बना रहा हूं कि एंडो का ग्राफ बना रहा हूं, जल्दी से बता दो। व्हाट इज दिस, एक्सो और एंडो? ये क्या होगा, H1। अब रट्टा लगा लो, ये क्या होगा, H2। ये क्या है, प्रोग्रेस। ये क्या है, एनर्जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या आ गया हमारे पास, एनर्जी प्रोफाइल का डायग्राम। ये लेबल क्या करेंगे, व्हाट इज दिस, एक्टिवेशन एनर्जी, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव। व्हाट इज दिस, डेल्टा एच, साइन पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। वेरी गुड। अगर मैं ये कहूं कि इसमें कैटलिस्ट डाल दो, तो कैटलिस्ट डालने के बाद रिएक्शन कैसे बनेगा। हाँ भाई, तो आपने क्या किया, जो भी एक्टिवेशन है उससे भी क्या करोगे, नीचे ले आओगे। एग्जामिनर कहे कि भाई कैटेलाइज रिएक्शन ड्रॉ करके दिखाओ, तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, वहीं से ग्राफ उठाना है, और जो जहां तक जा रहा था उससे भी बोलो बेटा नीचे ले आओगे, और इसको लेबल करोगे ई ए डैश। वो ई ए पहले वाला था, तो ये क्या हो जाएगा, ई ए डैश। एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दोगे डिग्री। क्या सर ये सिर्फ एक्सोथर्मिक में करना होता है, नहीं भाई, जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये ग्राफ कौन सा है, जल्दी से बताओ। एक्सो बनाया, एंडो की तरफ जा रहे हैं। एंडो कैसे पता चल रहा है फौरन से, जब आप ओवरऑल ऊपर ऊपर जा रहे हो, इसका मतलब है ग्राफ किसका है, एंडो का है। बेटा समझ आ गया हमदा को, ग्राफ की आइडेंटिफिकेशन, हमदा को कंफ्यूजन हो रही थी। अगेन ये H1 है, ये H2 है, और ये पूरी की पूरी क्या है, बोलो, एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये कैटेलाइज रिएक्शन है कि अनकैटेलाइज है, अनकैटेलाइज। अब एग्जामिनर कहता है बताओ इसका कैटेलाइज रिएक्शन कैसे ड्रॉ होगा। तो कैटेलाइज में क्या करोगे, अभी मैंने बताया कि आप क्या करते हो बेटा, जो एक्टिवेशन है उसको कम करके दिखा देते हो। कैसे, बस ये ग्राफ ऊपर तक नहीं लेके जाओगे, यहीं से लेकर आ जाओगे, ये हो गया। और नई एक्टिवेशन कैसे लेबल करोगे, ये आ गई आपकी कम वाली एक्टिवेशन, क्या लेबल करोगे, ई ए या ई ए डैश, ई ए डैश। वाई आर वी पुटिंग डैश है, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है ना, वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है, वैल्यू डिक्रीज हो गई है। इज दिस क्लियर। ओ लेवल केमिस्ट्री की क्लास है बेटा ये, क्या पहले स्कूल में पढ़ा नहीं कि ओ लेवल केमिस्ट्री में क्या ये। दोबारा देखो, मैं फिर समझा रहा हूं, आखिरी दो एग्जांपल है पर आगे बढ़ जाऊंगा बेटा। जल्दी से बता मेरी जान के टोटे, ये एक्सो का ग्राफ है कि एंडो का ग्राफ है, कैसे पता चल रहा है, हर बच्चे को फटाक से समझ में आना चाहिए। एक्सो का ग्राफ है कि एंडो का ग्राफ है। जैसी आपने देखा स्टेप डाउन होने की बात आई, किसका ग्राफ हो गया ये, एक्सो का। अल्हम्दुलिल्लाह, ये किसका ग्राफ हो गया, एक्सो का। अब मैंने कहा भाई ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। देखो जिन बच्चों ने लास्ट क्लासेस अटेंड नहीं की है ना बेटा, उनके लिए प्रॉब्लम बन सकती है, मैं बार बार कह रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये ट्रस्ट मी, जितने बच्चे जवाब दे रहे हैं, इस बात का सबूत है कि ये कोई इतना मुश्किल बात नहीं है। प्रैक्टिकल एग्जांपल दें बेटा, प्रैक्टिकल एग्जांपल तो अब तक 50 दे चुका हूं मैं, एक्सो और एंडो की, घर से निकाल निकाल के एग्जांपल। कैटलिस्ट की अगर आप कोई एग्जांपल मांग रहे हैं तो मैं लिख देता हूं एग्जांपल, आपके सिलेबस में आएंगी, चार चार एग्जांपल्स तो आपके सिलेबस में है। आयरन एज अ कैटलिस्ट यूज होता है, जो प्रोसेस को 8 घंटे से 2 घंटे पहले आता है। तो कैटलिस्ट मैंने कहा ना, डिटेल में कैटलिस्ट आएगा कब, चैप्टर जब आप पढ़ेंगे स्पीड ऑफ रिएक्शन का, तो वहां तक थोड़ा सा वेट करें। अभी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव मानूर हम लोग पूरा कर रहे हैं ना, वो क्या है कि अभी हम ये सीख रहे हैं कि एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में कैटलिस्ट डालने से क्या होता है, ठीक है। ये चीज पहले समझ आ जाए तो फिर मुझे तसल्ली हो जाए कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो गया। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ, ये पार्ट क्या होगा बेटा, एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव साइन। अब अगर मैं कहूं इसमें कैटलिस्ट डाल दे तो क्या करेंगे बेटा, क्या करेंगे, इसी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले पहले ही इसको एंड कर देंगे, यस और नो, ठीक है। ये ड्रॉ करने के लिए आता है। और अब इसको लेबल कर दो कि क्या, ई ए डैश, ई ए डैश विद पॉजिटिव। अच्छा, क्या डेल्टा एच में कोई चेंज आ रहा है, ये जो डेल्टा एच वाली लेबल लाइन थी, क्या इस पे कोई चेंज आ रहा है, क्या रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के लेवल्स में कुछ चेंज हुआ, नहीं हुआ। तो याद रखना, एग्जामिनर एमसीक्यू में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर देता है। हम जो चेंज देख रहे हैं वो किस पर आ रहा है, सिर्फ एक्टिवेशन पर। ये वाला कौन सा है,
अनकैटेलाइज रिएक्शन, यस और नो। और ये वाला कौन सा है बेटा? कैटेलाइज रिएक्शन। यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कैटेलाइज एंड अनकैटेलाइज। कैसे आइडेंटिफाई करोगे? कैटेलाइज में एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा? डिक्रीज। लेकिन क्या डेल्टा एच पर कोई चेंज आएगा? नहीं आएगा। जी बेटा बोलो। नहीं, पहले खत्म ना, या ऊपर तक नहीं जाएगी, यहीं से नीचे से ले आएगी। अच्छा, आखिरी एग्जांपल देख लो बेटा। ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? जल्दी से बताना बेटा। क्या बात है, एंडोथर्मिक है। अच्छा जी, ये आ गया आपका नॉर्मल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। अब इसमें क्या लेबलिंग होती थी? व्हाट इज दिस चेंज? ये क्या चेंज है बेटा? ई ए, पॉजिटिव। और ये जो डिफरेंस होता है वो क्या है? डेल्टा एच विद अ पॉजिटिव साइन। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम करते आ रहे हैं एवरीबॉडी। ओके, वेरी गुड। अब अगर मैं इसमें कैटलिस्ट डाल दूं तो क्या होगा बेटा? विद कैटलिस्ट क्या होगा? दिस विल बी समवॉट लाइक दिस। एक्टिवेशन एनर्जी चेंज होगी, डेल्टा एच। ऑनलाइन वाले बच्चों, डेल्टा एच चेंज नहीं होगा, एक्टिवेशन एनर्जी लोअर होगी। मैं इसको लेबल करूंगा ऐसे, ई ए डैश विद अ पॉजिटिव साइन अगेन। इज एवरीबडी क्लियर? मेरे बच्चे, हमें एक्सो एंडो की आइडेंटिफिकेशन यूं करके आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह नजर तो आ रहा है कि आप कर पा रहे हो। कैसे? ओवरऑल ऊपर नीचे का स्टेप अप है तो एंडो, स्टेप डाउन है तो एक्सो। और उससे H1 H2 भी याद रहेगा। स्टेप अप है तो H1 कम है, H2 ज्यादा है। स्टेप डाउन है तो H1 ज्यादा है और H2 कम है। एक्टिवेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो? Activation is always positive for endo as well as for exothermic reaction, and delta H is negative for exo and positive for endo. यार पानी लाओ यार। For endothermic reaction. Is this clear? क्वेश्चन में दोनों सिनेरियोज आते हैं जी रामीन, दोनों सिनेरियोज आते हैं। ठीक है, जब जब भी तो सिखाया, और किसने सिखाया? ठीक है, इसीलिए दोनों सिनेरियोज आ जाते हैं। आपको बोला हुआ होता है कि कैटेलाइज रिएक्शन की ड्रॉ कर दें, अनकैटेलाइज की ड्रॉ करके देता है। और ऐसा भी होता है कि कैटेलाइज की ड्रॉ की भी होती है, बोलता है बताओ कैटलिस्ट के बगैर कैसे बनेगी, तो आप बढ़ा के दिखा देते हो। ठीक है, ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ईए का पॉजिटिव होना, पॉजिटिव नेगेटिव समझ नहीं आया बेटा? आप पिछली क्लास में अयूब थे नहीं। देखिए, जो बच्चे पिछली क्लासेस में नहीं थे ना, अब आप मुझे क्या कहते हैं, पूरा ड्रैग करके पीछे ले जाओगे तो वो बाकियों के साथ ना इंसाफी है ना। क्योंकि ये समझे इस चीज को कि दिस इज, आप जो आज जहां से मैंने शुरू किया, इट इज अ कनेक्टिव टॉपिक। तो वो जाहिर है कि पीछे की बात आपके दिमाग में कैसे बैठेगी। और ईए क्या होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, हालांकि मैंने आज भी कोशिश की मैं ज्यादातर बच्चों को बताऊं। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो हम प्रोवाइड करते हैं, और चूंकि हम ये एनर्जी ऐड कर रहे होते हैं तो इसीलिए ये हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव होती है। एक्टिवेशन एनर्जी चाहे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक, ये एनर्जी हम ऐड कर रहे होते हैं। आज के लेक्चर का पहला पेज दिखा दें। अरे छोड़ो, बाद में दिखाऊंगा। अभी अभी आज के टॉपिक को तो पहले समझो। पहले मुझे बताओ, ये एक्सो एंडो की आइडेंटिफिकेशन सबको क्लियर हो गई है? एक्सो एंडो का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, बच्चे मैं सबसे कह रहा हूं, 70 करीब बच्चा क्लास में मौजूद है ऑनलाइन। बेटा तमाम बच्चों से कह दूं कि ये डायग्राम हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। आज तो मुझे उसकी वेरिएशन सिखानी थी। तो अगर डायग्राम को लेकर कोई बेसिक कंफ्यूजन है तो वो उम्मीद है कि जब आप लेक्चर सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा। और अगर कंफ्यूजन था भी तो बहुत सारी एग्जांपल्स हमने जल्दी डिस्कस कर ली, तो मेरे ख्याल है दिमाग में काफी हद तक तो बात बैठ गई होगी। आर वी ऑल गुड टू गो? रामीन, एवरीबॉडी एल्स इन द क्लास क्लियर है? अच्छा, कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, चलो ये कर देता हूँ मैं। कैटलिस्ट की डेफिनेशन लिखो जल्दी से और फिर आगे चलेंगे। Substance which speeds up the reaction by lowering activation energy is called catalyst. बेटा ये बड़ा पसीना छूट गया मेरा एसी में, ये याद रखना। इंशाल्लाह अगर ये सारी ग्राफ के तुम्हें चैलेंजेस तुम्हें समझ आ गए हैं तो इंशाल्लाह तुम्हें 5 पेपर करने में मसला नहीं होना चाहिए। अब आ जाओ आगे।
मेरे बच्चे अब मैं चलता हूं उस टॉपिक की तरफ जो आपको, जो मैंने लेक्चर रिकॉर्डिंग्स भेजी थी ट्यूसडे वाली क्लास की जगह पर। तो वहां उम्मीद है कि अगर आपने पूरी सुनी थी तो आपके लिए रिवीजन होगा, और अगर आपने पूरी नहीं सुनी थी तो जाहिर है कि ये फिर आपने कोताही की जो नहीं करनी चाहिए थी। एंड why am I saying that? Because now we are heading towards a very important topic, which is examples of endo and exothermic reactions. देखो नॉर्मली जरा इसको समझना कि अभी हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। नॉर्मली ये होता है कि जब हम कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे होते हैं, जब हम कोई कंसेप्ट समझ रहे होते हैं तो उसमें हम एग्जांपल्स देते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, समझाने के लिए। लेकिन होता यह है कि इस चैप्टर में जो एग्जांपल्स हैं वो बाकायदा अलग से लिखने के लिए या एमसीक्यूज में आइडेंटिफाई करने के लिए आ जाती हैं। अब बच्चे ने तो वो एग्जांपल सिर्फ सुनने के लिए सुनी थी, उसको याद ही कुछ नहीं होता। तो जो बच्चे अपने कॉमन सेंस के ऊपर बेस करके ब्रेक कर लेते हैं ठीक है, जो नहीं करते वो फंस जाते हैं। एंड दैट इज व्हाई फॉर मेनी स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, जो एग्जांपल्स बेस आते हैं। ठीक है, अब ये कंटेंट जो आप कवर कर रहे हैं एक्सक्लूसिव है। अच्छा, बुक आप खोलते हैं, बुक में एग्जांपल्स लिखी हैं लेकिन एक जगह तो नहीं लिखी हुई, रैंडमली जगह जगह एग्जांपल्स लिखी हैं, तो आप कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाते कि जनाबे आली ये जो कॉन्सेप्ट है ये याद करना है या बस समझने के लिए दिया हुआ है। तो मेरे बच्चे इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो एग्जांपल्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और मजे की बात यह कि एग्जांपल्स भी अच्छी खासी हैं। और इसलिए बड़ा जरूरी है कि आप उन एग्जाम्पल्स को रट्टा लगाएं, लेकिन कैसे रट्टा लगाएं, समझ कर रट्टा लगाएं। ये एग्जाम्पल्स तो हम रट्टा ही लगाएंगे, याद ही करेंगे, लेकिन विद मी ये आपको ना सिर्फ याद होंगी बल्कि अच्छे से याद हो जाए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा। तो आप अपने फ्रेश पेज पर दो कॉलम बनाओगे और एक तरफ आप हेडिंग लगाओगे, एक तरफ आप हेडिंग लगाओगे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की, और एक तरफ आप हेडिंग लगाओ एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ओह मेरे बच्चे, देखो एग्जाम्पल्स तो ज्यादा हैं और रट्टा मारना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि हम ऐसे पैटर्न को ड्रॉ करें जिससे ये याद करना, रट्टा लगाना आसान हो जाए। कैसे आसान हो जाएगा बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एग्जाम्पल्स हैं इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लें अपने दिमाग के लिए। एक जो कैटेगरी नंबर वन है वो क्या है? बड़ी सिंपल कैटेगरी है मेरे बच्चे, एंड दैट इज द कैटेगरी ऑफ फोटो केमिकल रिएक्शंस। याद रखें, ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें लाइट इन्वॉल्व हो जाए या रेडिएशन इन्वॉल्व हो जाए, सुनना और समझना, छापने पे फोकस नहीं करना बेटा। क्या कहा मैंने? हमने एंडोथर्मिक, अच्छा एंडो की एग्जांपल अगर आपने अच्छे समझ ली ना तो एक्सो फटाफट से आ जाएगा, एक्सो मुश्किल नहीं होगा। एंडो को अगर अच्छे से याद रखोगे तो एक्सो में गलती नहीं करोगे, इसलिए एंडो को अच्छे से समझना जरूरी है। क्या कहा मैंने? एंडोथर्मिक रिएक्शंस की जो एग्जांपल्स है ना उनको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। कैटेगरी नंबर वन, हर वो रिएक्शन जिसमें लाइट या रेडिएशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाए, हर वो रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक होगा। क्योंकि लाइट उसमें क्या हो रही है? एब्जॉर्ब। और लाइट क्या है? लाइट एनर्जी कम्स विद हीट एनर्जी। कॉमन सेंस भी समझो, ऐसा नहीं कि रट्टा लगा रहे हो बगैर कॉमन सेंस के, कि जब किसी रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, जब किसी रिएक्शन में लाइट इन्वॉल्व हो रही है, तो वो रिएक्शन में क्या हो रहा है? एनर्जी इज बीइंग, बोलो, एब्जॉर्ब्ड। तो मेरा बच्चा, मेरा नौनिहाल, हर वो रिएक्शन जिसमें लाइट इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इन्वॉल्व हो वो एंडोथर्मिक होगा। अब जब हम लाइट वाले रिएक्शन सोचना शुरू करते हैं तो बेटा इसमें टोटल तीन एग्जांपल्स है। इस कैटेगरी नंबर वन में कितनी एग्जांपल्स है? तीन। पहला रिएक्शन जो हम सबके दिमाग में आता है, जो बचपन से पढ़ा हुआ है, लाइट वाला, कौन सा? हाँ भाई, वेरी गुड।
एवरीबडी कैन कॉम्प्रीहेंड दिस ऑलरेडी कि पहला एग्जांपल जो सबके जहन में आसानी से आ जाता है दैट इज, बोलो बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्योंकि इसके लिए आपको बायोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए तो आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, काफी है, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्लांट के पास ये प्रोसेस है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, बोलो, और वाटर को यूज करता है और लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस, और क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद आया? तो मेरे बच्चे, ये प्रोसेस फोटोसिंथेसिस का आपने पढ़ा हुआ है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर टू मेक ग्लूकोज। ये रिएक्शन इक्वेशन लिखने के लिए आती है बेटा, टू मेक ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ प्रोडक्ट। और इसको, ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लिखेंगे इस तरह करके। तो फोटोसिंथेसिस पहला एग्जांपल है। दिमाग थोड़ा सा दौड़ाएं। क्या कहा मैंने? एनी रिएक्शन, हम कैटेगरीज में डिवाइड कर चुके हैं। हमने कहा एनी रिएक्शन दैट इन्वॉल्व्स लाइट वुड बी एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि लाइट एनर्जी उसमें क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो मेरे बच्चे, इस कैटेगरी में कितनी एग्जांपल्स हैं? 3। नंबर 1 सबसे फेमस, फोटोसिंथेसिस। नंबर 1 क्लियर है बेटा? फोटोसिंथेसिस सिर्फ पता होना काफी नहीं है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी पता होनी चाहिए, लिखने के लिए आती है थ्योरी में, एमसीक्यू में आइडेंटिफाई करने के लिए आती है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट यूज करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है और अपने लिए ग्लूकोज तैयार करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है। पहली एग्जांपल क्लियर है सारे बच्चों को? जल्दी जल्दी बताओ बेटा, टाइम निकला, टाइम कम है बस। चलो आगे चलते हैं। दूसरी एग्जांपल से थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। दूसरी एग्जांपल है फोटोग्राफिक फिल्म। अच्छा, फिर वही देखो कि वर्ड फोटो जहां आ जाएगा, फोटो, जहां पर वर्ड फोटो आ गया, फोटो मींस लाइट, ठीक है? तो फोटोग्राफिक फिल्म का जो केमिकल रिएक्शन, अब ये क्या वाला होती है? देखो आजकल तो डिजिटल कैमराज आ गए, लेकिन बड़े बड़े सिनेमैटिक कैमराज में आज भी फिल्म का इस्तेमाल होता है। फिल्म समझते हो? वो जो ब्राउन ब्राउन सा एक पेपर होता था, अब तो डिजिटल कैमरा के दौर में शायद आपने नहीं देखा हो, एक केमिकल पेपर होता था जो कैमरा के अंदर डाला जाता था, और फिर कैमरा से जब आप फ्लैश करते थे तो ये फ्लैश गया और रिफ्लेक्ट होकर वापस कैमरा में गया, और कैमरा के अंदर एक रफ ग्रे ग्रे इमेज बन जाती थी जिसको नेगेटिव कहते थे, और फिर उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट किया जाता था फोटो स्टूडियो लैब में। दोबारा सुनिए, फिल्म मेकिंग, फोटोग्राफिक फिल्म इज बेसिकली अ केमिकल पेपर। आपको पूरा प्रोसेस नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना याद हो कि फोटो का वर्ड आ रहा है तो इसका मतलब लाइट इन्वॉल्व हो गई, और जिस प्रोसेस में सर ने बताया था क्या कि लाइट इन्वॉल्व हो जाए, वो कैसा होगा, बोलो बेटा, एंडोथर्मिक। युवराज, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? युवराज, युवराज, अच्छा, ओके। तो बेटा फोटोग्राफिक फिल्म में देखो, एक बच्चा तो वो है जो स्मार्ट है, उसने कहा फोटो आ गया मतलब ये एंडोथर्मिक हो गया, लेकिन एग्जामिनर डेढ़ होशियार है। एग्जामिनर कभी कभी क्या करता है, आपसे ना अंदर वाली बात पूछ लेता है। तो याद रखिएगा, वो जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है ना, वो असल में सिल्वर ब्रोमाइड पेपर होता है। क्या होता है? ये आपके ध्यान में बैठना चाहिए कि जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है उस पर सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग हुई भी होती है। और क्या होता है बेटा, देखो कैमरा है, मेरे हाथ में कैमरा है, ये कैमरा से लाइट निकली, ये टकराई आपसे, और टकराकर वापस जब कैमरा में आई तो वो जो लैपटॉप की स्क्रीन से टकराई, तो वही वाली रिफ्लेक्टेड रेज आकर जब उस फिल्म पे पड़ेंगी तो फिल्म पर एक इमेज जनरेट हो जाती है ग्रे ग्रे कलर की। तो होता यह है कि व्हेन सिल्वर ब्रोमाइड पेपर पर लाइट पड़ती है, लाइट इज एब्जॉर्ब, और लाइट को एब्जॉर्ब करके सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है। सिल्वर और ब्रोमीन, सिल्वर रिड्यूस हो जाता है। इतने केमिकल टर्म के इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस आपको ये याद रखना होगा कि सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर ब्रोमाइड में सिल्वर अलग हो जाता है लाइट को एब्जॉर्ब करके, और वो जो ग्रे ग्रे आपको इमेज नजर आती है वो सिल्वर की डिपोजिशन से ही नजर आती है। वो जो फिल्म पर, नेगेटिव फिल्म पर जो है जो इमेज नजर आती है, दैट इज सिल्वर की वजह से। इक्वेशन याद नहीं करनी है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो केमिकल पेपर फोटोग्राफिक फिल्म में यूज होता है वो सिल्वर ब्रोमाइड पेपर होता है विच एब्जॉर्ब लाइट, और इसमें से सिल्वर अलग हो जाता है। दिस इज समथिंग जो आ चुकी है पास पेपर में। जी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आईजीसीएसई टू, बल्कि ये वाली एग्जांपल तो आई भी आईजीसीएसई में ही है बेटा। ये जो बारीक बारीक बातें निकाल निकाल के बताई जा रही है ना, यही है जो तुम्हें अलग बनाएगा दूसरों से। स्कूल में पढ़कर नहीं आ रहे होते बच्चे। अगर आपको याद रहेगा तो इंशाल्लाह आप आगे सक्सीड करोगे। दोबारा समझो, मैंने क्या कहा, मैं एंडोथर्मिक की एग्जांपल्स रटवा रहा हूं, रट्टा लगवा रहा हूं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट पकड़ लें ताकि एग्जांपल्स याद हो जाएं। हमने कहा दो कैटेगरीज में डिवाइड कर ली एग्जांपल्स। पहली कैटेगरी बोलो बेटा,
ऐसी रिएक्शन, ऐसा कोई भी केमिकल प्रोसेस जिसमें लाइट या रेडिएशन इन्वॉल्व हो जाए, या वर्ड फोटो आ रहा हो, तो वो क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा। अब इसमें टोटल सर ने क्या बताया, कितनी एग्जांपल्स हैं, 3। नंबर 1 फोटोसिंथेसिस, इक्वेशन याद करनी है, मेरे ख्याल में उर्दू इंग्लिश दोनों में बता चुका हूं, यस। दूसरा फोटोग्राफिक फिल्म, इसकी इक्वेशन याद नहीं करनी, इसमें ये जरूर पता होना चाहिए कि सिल्वर ब्रोमाइड की कोटिंग होती है जिसमें से सिल्वर लाइट को एब्जॉर्ब करके अलग हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल बहुत आसान है, एंड तीसरा एग्जाम्पल है एनी केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन जिसपे यूवी लिखा हो। व्हाट इज यूवी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। व्हाट इज यूवी? अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन। इसमें कोई भी एग्जांपल आ सकती है, मैं एक एग्जांपल जो आपकी बुक में वही दे रहा हूं, इसमें कोई भी एग्जांपल आ सकती है, इसमें रिएक्शन याद करना मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। एग्जांपल कोई भी आ सकती है, जिस भी एग्जांपल पर यूवी लिखा होगा, जैसे ये वाली एग्जांपल जो मैं लिख रहा हूं, ये आपके सिलेबस का ही रिएक्शन है, ऑर्गेनिक में आएगा, लेकिन आप इस रिएक्शन को रट्टा नहीं मारो। आप देखोगे जिस रिएक्शन पे यूवी अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन लिखा हुआ है, इसका मतलब है ना, क्या बता रहे हैं कि ये रिएक्शन कब होगा, जब ये क्या करे, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करे। एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो कैसा प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया। तो मेरा बच्चा, ये 3 तरह की एग्जांपल्स हैं आपके पास कैटेगरी नंबर 1 में, जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की कैटेगरी है, जहां पर हम क्या कह रहे हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोग्राफिक फिल्म और यूवी। जिस रिएक्शन पर भी, इस रिएक्शन में आप रट्टा नहीं लगा सकते, लेकिन आपको रिएक्शन, ये एमसीक्यू में आएगा, लिखा हुआ होगा यूवी। जब लिखा हुआ है यूवी तो समझ गए ये किसकी एग्जांपल है बेटा, बोलो, एंडोथर्मिक की। बेटा 6 बैलेंस करने के लिखा है, 6 बैलेंस। अब बैलेंसिंग अभी मैं शुरू नहीं करना चाह रहा, इक्वेशन ऐसी याद रखो, 6 बैलेंसिंग लिखा है, दोनों साइड पे टोटल नंबर ऑफ एटम्स बराबर होने चाहिए ना। मैं समझाऊं, यहाँ 6 कार्बन थे बेटा, यहाँ 1 था, तो यहाँ 6 लगाएंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए किया। यूवी वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ओ मैमा मेरे बच्चे, मैंने क्या कहा, व्हाट इज यूवी स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, जो कि लाइट रेज में रे है, एनर्जी वाली रे है। तो मेरे बच्चे, आपको क्या बताया मैंने कि केमिस्ट्री के अंदर जो आपके सिलेबस कवरेज में 3 तरह की एग्जांपल्स हैं, उनमें से एक कैटेगरी वो है जिनके रिएक्शंस पे एग्जामिनर यूवी लिख के दे देगा आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रिएक्शन मुझे बता रहा है कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई है, और जब ये एब्जॉर्ब हुई है तो प्रोसेस कैसा हो जाएगा, बोलो, एंडोथर्मिक हो जाएगा। आपको ये समझना है कि ये तीनों तरह के कंसेप्ट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाओ एज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। एनी वर्ड, एनी रिएक्शन जिसमें वर्ड फोटो आ जाए, लाइट इन्वॉल्व हो जाए, रेडिएशन इन्वॉल्व हो जाए, वो एंडो होगा, यस और नो। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज अ रेडिएशन, इज एन एनर्जी वेव जो कि सन से आ रही है, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विजिबल लाइट से कैसे अलग होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है, इसकी वेवलेंथ अलग होती है, ये एक हाई एनर्जी रेडिएशन होती है। अगर ये आपकी स्किन पे पड़े तो स्किन को डैमेज कर सकती है, स्किन में कैंसर कॉज कर सकती है, और क्या बताऊं। How is it different from the visible light? Because it has got different frequency and different energy. Ultraviolet radiation का जो energy और frequency होता है, wavelength होता है, वो different होता है। Can I leave? No, you can't leave, बेटा। यहां तक बात समझ आ गई? 3 एग्जांपल्स दिमाग में घुसी हैं या नहीं घुसी हैं? ये 3 एग्जांपल्स रट्टा लग गई है एवरीबडी, मिस्टर युवराज, आशीष लोहाना, सैफ, एवरीबडी एल्स। ओके, ओके, नाउ रिमेनिंग अभी खत्म नहीं हो रहा बेटा, सब्र कर लो मेरे बच्चा। दूसरी कैटेगरी एग्जांपल्स की, मुझे कॉमन सेंस से बताना कि जब किसी चीज को तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है? हाँ भाई, एनर्जी देनी होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उस प्रोसेस में। अगर मुझे लेट से कि इस बच्चे का मुंह तोड़ना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, यस और नो। अगर ये मुझे ये डस्टर तोड़ना पड़े तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अगर ये मुझे पेंसिल तोड़नी पड़े तो एनर्जी क्या करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब जब भी किसी चीज को तोड़ना पड़ता है, तोड़ना होता है, तो एनर्जी दी जाती है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है, यस और नो। इसका मतलब ये हो गया कि एनी दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई, एनी कॉन्सेप्ट दैट इन्वॉल्व व्हाट, ब्रेक डाउन। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट जिसमें तोड़ने की बात हो रही हो उमेमा, वो क्या होगा, एंडो होगा। अब इसमें 2 एग्जांपल्स हैं, वैसे तो और भी आ सकती है, तुम्हारे सिलेबस की 2 ही हैं। पहली एग्जांपल है बॉन्ड तोड़ना, बॉन्ड ब्रेकिंग। पहली एग्जांपल है बॉन्ड ब्रेकिंग, जब 2 एटम्स ने बॉन्ड बनाया हुआ है और आप उसको तोड़ना चाह रहे हो, तो आए देखते हैं कैसे समझ में आता है। ये मैं
क्लास नंबर 1 जो केमिस्ट्री की पहली क्लास हुई थी उसमें भी मैंने थोड़ा बहुत समझाया था। देखो H2 लिखा हुआ है। एच H2 का क्या मतलब होगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना हुआ है। और जब मैंने लिखा यहां पर 2H, क्या मतलब हुआ बेटा, ग्लैंस में समझ में आना चाहिए। H2 का मतलब क्या हुआ, जब टू साइड में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम्स आर केमिकली बॉन्डेड। और 2H का क्या मतलब हुआ कि वो अलग हो गए, दोनों अलग हो गए, दोनों सेपरेट हो गए। एग्जाम्पल देखो, H2O में क्या पता चल रहा है कि बॉन्ड बना हुआ है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो देखो। H2O में पता चल रहा है कि वाटर के अंदर बॉन्ड्स बने हुए हैं, लेकिन जब मैं इसको लिखूंगा कि 2H+O, क्या बता रहा हूं मैं कि मैंने इस रिएक्शन में बॉन्ड क्या कर दिए हैं, तोड़ दिए हैं। जब वहां H2O से क्या आ गया, 2H+O अलग अलग हो गया, क्या पता चल रहा है, इससे बॉन्ड टूट गए हैं। और बॉन्ड तोड़ने के लिए अभी हमने एग्री किया था, जब कहीं तोड़ना होगा तो क्या करेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो प्रोसेस कैसा होगा, एंड ये सबसे ज्यादा आने वाली एग्जांपल है, ठीक है। इसी तरह और देखो, मैंने लिखा CaCO3, ये कंपाउंड लिख दिया, क्या पता चल रहा है, बॉन्ड इसमें बोलो बेटा बने हुए हैं। गुंगो, बॉन्ड क्या हुए हैं, बने हुए हैं। लेकिन अब मैंने लिखा Ca+C+3O, क्या मतलब हुआ, सारे के सारे बॉन्ड बोलो बच्चे तोड़ दिए हैं, यस और नो। तो बेटा जब किसी चीज को तोड़ा जा रहा होता है तो एनर्जी बोलो देनी पड़ती है। आर वी ऑल गेटिंग दिस पॉइंट। ब्रेक डाउन का कंसेप्ट है, जब तोड़ना पड़ेगा तो बेटा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। फैसल कह रही है, फातिमा फैसल कैसे देनी पड़ेगी बेटा, अभी तो समझाया, नहीं समझ में आया तो अपने करीब पड़ी कोई भी चीज ले लो और उसे तोड़ो। जब तोड़ोगे तो क्या करोगे, एनर्जी अप्लाई करोगे ना इस पर, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो तोड़ने वाला कंसेप्ट एंडोथर्मिक, ये तो कॉमन सेंस में हमारी सराउंडिंग की 50 एग्जांपल्स है, ठीक है। कि अगर अपने भाई का ही मुंह तोड़ने का दिल चाह रहा है आज तुम्हारा, तो जाके क्या करोगी, एक जन्नाटेदार थप्पड़ लगाओगी, एनर्जी दोगी, यस और नो, ठीक है बच्चे। अच्छा, ये मुझे बताओ, क्या इसमें बॉन्ड टूट रहा है या नहीं टूट रहा, जरा जल्दी से बताना मुझे। 3O गिव्स 3O, बॉन्ड टूट रहा है या नहीं टूट रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, दोनों साइड पर क्या लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है। और अगर मैं यूं लिख दूं, O3 गिव्स 3O, अब बताओ O3 का मतलब क्या है बेटा, बॉन्ड बना हुआ है, और 3O का मतलब क्या है, टूट गया। तो ये प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। इज दिस क्लियर बच्चे, सुनो। अच्छा, ब्रेक डाउन में एक तो आ गया बॉन्ड ब्रेकिंग, आखिरी एग्जांपल सुन लो बस, फिर अल्लाह हाफिज कर दूंगा। ये तो था बॉन्ड ब्रेकिंग। अब मेरे बच्चे दूसरा एग्जांपल जिसे मैं कहता हूं फॉरवर्ड स्टेट कन्वर्जन। फॉरवर्ड स्टेट कन्वर्जन, ये तो आपने पढ़ा हुआ ही है। व्हाट इज स्टेट्स क्या होती हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस। फॉरवर्ड स्टेट कन्वर्जन का मतलब क्या है, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में। कैसे कन्वर्ट करते हैं बोलो, सॉलिड को क्या करते हैं कि वो लिक्विड बन जाता है, हीट करते हैं, हीट एनर्जी इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड। लिक्विड के साथ क्या करते हैं कि वो गैस बन जाता है, उसको हीट एनर्जी बोलो ना यार, देते हैं ना भाई। ये प्रोसेस कैसा होता है, एंडो थर्मिक होता है। मसलन अगर मेरे पास आइस है और आइस को मैं क्या करूंगा कि वो वाटर बन जाएगी, पानी बन जाएगी, हीट दूंगा प्रोसेस, और हीट इसके साथ क्या करूंगा कि जो स्टीम बन जाएगा, हीट देंगे। तो क्या, और इसमें क्या टूट रहा है भाई, सॉलिड की फोर्सेस कमजोर होती हैं, सॉलिड की फोर्सेस टूटती हैं तो लिक्विड बनता है, लिक्विड की फोर्सेस मजीद टूट जाए तो वो क्या बनता है, गैस। तो यहां पर भी टूटने का ही कॉन्सेप्ट है, ब्रेक डाउन का कंसेप्ट है कि सॉलिड के स्ट्रक्चर को तोड़कर लिक्विड, और लिक्विड के स्ट्रक्चर को तोड़कर क्या बनाया जाता है, गैस। तो बेटा जब भी किसी चीज को तोड़ना होता है बेटा बोलो एनर्जी देनी पड़ती है। प्रोसेस क्या होता है, एंडोथर्मिक। और कैसे आ सकता है देखो, यूं भी लिखा हुआ आ सकता है, ये लिखा हो NaCl सॉलिड, ब्रैकेट में लिखा होगा NaCl और छोटा सा S लिखा हुआ है NaCl सॉलिड, और यहां लिखा हुआ है NaCl एक्वस। एक्वस का मतलब क्या है, पानी में टूट गया, पानी में डिसॉल्व हो गया। तो टूटने का कंसेप्ट ये भी है, सॉलिड था और यहां क्या बन गया, एक्वस। सॉलिड था, क्या बन गया, एक्वस। तो मेरे बच्चे क्या हुआ, सॉलिड टूट गया। टूटने का जो कॉन्सेप्ट होता है
वो हमेशा कैसा होता है बेटा, बोलो, एंडोथर्मिक। उसको एनर्जी बोलो बच्चे, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है, देनी पड़ती है। सही है जी, बात समझ आई है, भेजे में घुसी है कि नहीं घुसी? तो मैंने कहा एग्जाम्पल्स की दो कैटेगरीज हैं। अब यहां हमने कहा कि भाई कॉन्सेप्ट है ब्रेक डाउन का, तो अगर बॉन्ड टूटे या हमारी स्टेट सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस की तरफ जा रही हो, तो मेरे बच्चे इसे डिकम्पोजिशन इसी को कहेंगे ना मैम। डिकम्पोजिशन ही तो है, और क्या? ये सॉलिड डिकम्पोज होकर लिक्विड बना, लिक्विड लिक्विड क्या बन गया? गैस बन गया। NaCl, भाई NaCl क्या होता है तुम्हें अगर नहीं भी पता? नमक होता है वैसे। नहीं भी पता तो इस पर तवज्जो रखो ना, ये क्या लिखा हुआ है? एस, मतलब सॉलिड स्टेट है। और यहां क्या लिखा हुआ है? AQ, एक्वस। एक्वस का क्या मतलब है कि अब वो सॉलिड नहीं रहा, पानी में डिसॉल्व हो गया, तो मतलब सॉलिड का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर था वो टूट गया। समझो कि टूटने का कंसेप्ट पकड़ना भी तो आना चाहिए, कि ये थोड़ी कि टूटेगा तो आवाज आएगी तो आपको पता चलेगा। आवाज थोड़ी आएगी भाई। लिक्विड एंड एक्वस डिफरेंट होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है, लेकिन बहरहाल सॉलिड तो नहीं रहा ना बच्चे, सॉलिड तो नहीं रहा। सॉलिड स्टेट कन्वर्ट हो गई एक्वस में, लिक्विड में डिसॉल्व। जब लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है तो उसे एक्वस कहते हैं। तो सॉलिड टूटा, उसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, जब भी तो वो डिसॉल्व हुआ ना, जानू। अगर नहीं डिसॉल्व होता, आई मीन नहीं टूटता, जैसे मट्टी है, मट्टी को पानी में डालें वो एज इट इज बैठ जाती है ना, नहीं टूटता उसका स्ट्रक्चर। बेटा क्लियर हुई? दिमाग में घुसी है बात या नहीं घुसी? अच्छा, अब मजे की बात ये नहीं है, मजे की बात ये है कि यहीं तक की मेहनत थी बेटा। एक्सोथर्मिक में तो मेहनत ही नहीं है, उल्टा कर दें प्रोसेस क्या हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। क्या मतलब? अभी फॉरवर्ड स्टेट को कन्वर्जन कर रहे थे आप, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जा रहे थे, तो बेटा एनर्जी क्या पड़ रही थी? देनी पड़ रही थी। उल्टा कर दें, क्या मतलब? आप यहां बैकवर्ड स्टेट कन्वर्जन कर दें। अब देखो ये याद रखना मुश्किल नहीं है, अगर आपको फॉरवर्ड वाली बात याद है तो बैकवर्ड वाली बात आपको ऑटोमेटिकली याद रहनी चाहिए। क्या मतलब? अगर गैस से, अरे बोलो, अगर गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड पे चले जाएंगे तो ये प्रोसेस कैसा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा? एक्सोथर्मिक हो जाएगा। समझ आई? यानी कि अगर स्टीम को, देखो ना, स्टीम को जब आप पानी में कन्वर्ट करते हो तो एनर्जी क्या हो गई? गैसेस की एनर्जी बहुत ज्यादा थी, लिक्विड की एनर्जी कम हो गई, एनर्जी क्या हो गई? निकल गई। इसी तरह वाटर को जब आप आइस में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी क्या हो गई? और कम हो गई। तो आप अगर कंफ्यूज होने लगो तो आप यूं याद करना कि सॉलिड को जब मेल्ट कर रहे थे तो एनर्जी दे रहे थे, अब रिवर्स में जाओगे तो एनर्जी क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। इसी तरह यहां आपने मंजन बेचा कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या होती है? एंडोथर्मिक। तो भाई बॉन्ड ब्रेकिंग का ऑपोजिट क्या है? बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर बॉन्ड टूट नहीं रहा बल्कि बॉन्ड क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, बन रहा है। मसलन 2H से क्या बन रहा है? H2। तो क्या यहां नजर आ रहा है कि बॉन्ड टूट नहीं रहा बल्कि बॉन्ड फॉर्म हो रहा है? यस और नो? बोलते जाओ। बॉन्ड क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अच्छा जी, ये क्या हो रहा है सर? ये क्या हो रहा है? अल्लाह आपका भला करे। Na+2Na+C+3O gives Na2CO3। क्या हो रहा है? यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है। तो बॉन्ड फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करने के लिए आंखें होनी चाहिए, बटन होगा तो नहीं समझ सकते। 2H+O gives H2O। क्या हो रहा है? ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर आपको ये चीज कंफ्यूज करती है तो आप क्या बोलो कि सर, रिकॉल करो दिमाग में कि बॉन्ड ब्रेकिंग क्या थी? बॉन्ड ब्रेकिंग तोड़ने वाला कंसेप्ट क्या था? एंडो। तो जोड़ने वाला कंसेप्ट क्या होगा? एक्सो ही होगा। यस और नो बच्चों? तो आपने ये वाली कैटेगरी पक्की करनी है, ये वाली तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। यस और नो? समझे बाबू के नहीं समझे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा इस कैटेगरी में कुछ नया आएगा, वो इंशाल्लाह अगली क्लास में बताऊंगा। और अगली क्लास में इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक शुरू होगा, जो इस चैप्टर का सबसे ज्यादा कम आने वाला, और क्योंकि कम आने वाला टॉपिक है इसलिए सबसे ज्यादा मुश्किल टॉपिक है। इस चैप्टर में से इस एग्जाम्पल वाली डिस्कशन को कंप्लीट करने के बाद आखिरी टॉपिक कराऊंगा जो बहुत कम आता है। अभी जो पेपर हुआ था उसमें आया है, ठीक है। और मैं जब पिछले साल भी पढ़ा रहा था तो मैंने कहा बहुत कम आता है, तो बच्चों ने कहा सर छुड़वा देते हैं। भाई छोड़ते वोड़ते नहीं हम,
तो अल्हम्दुलिल्लाह देखो पिछले साल कराया, आ गया एग्जाम में। तो इसलिए जो है वो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास मोस्ट लाइकली चैप्टर की आखिरी क्लास होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पहला पेज दिखाने, पहला पेज क्या था भाई? पहला पेज यहाँ ये था आज का पहला पेज। आज का पहला पेज ये था। बायो की क्लास 5 मिनट में स्टार्ट होगी भी, 6:20 पे स्टार्ट करेंगे, लेट हो गया आज थोड़ा। कैटलिस्ट की डेफिनेशन भी दिखा दें, ये लो, देख लो, छाप लो। पुल ऑफ ग्रेविटी सॉलिड एंड गैस में नहीं होती। नहीं बेटा युवराज, अगर आपने लेक्चर सही से सुना है तो बिल्कुल मैंने वहां बताया था कि सॉलिड में भी होती है, गैस में भी होती है, लेकिन गैसेस के पार्टिकल चूंकि इतना तेज मूव कर रहे होते हैं तो नजर नहीं आता इफेक्ट, और सॉलिड के पार्टिकल इतने ज्यादा जुड़े हुए होते हैं कि सारे एक साथ मूव करते हैं तो उसमें भी नजर नहीं आता। दोबारा सुनो, पुल ऑफ ग्रेविटी तो सब जगह होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स आर टू मच पैक, मतलब वो टू टाइटली पैक, तो जब उस पर ग्रेविटेशनल पुल आता है तो सारा यूनिट एक साथ मूव करता है, तो पार्टिकल्स की डिफरेंशिएशन नजर नहीं आती। और गैसेस इतना तेजी से मूव कर रहे होते हैं कि उसमें भी आप पुल ऑफ ग्रेविटी को ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि वो पार्ट मिसिंग था। अच्छा, वो हो सकता है रिकॉर्डिंग में रह गया हो। तो बिल्कुल सब में होता है, लेकिन नजर जो ऑब्जर्वेबल होता है वो तुम बायो में नहीं हो गया। ये सारे पूछो जरा। जहां एनर्जी देना है वो एंडो है। जी हाँ बिल्कुल एंडो है। जी अब्दुल हादी पूछे बेटा, क्या पूछना है? सर मेरा ये H1 और H2 अभी भी वीक है, प्लीज थोड़ा सा बता दें। अरे रानिया, रानिया रानिया क्या कर दी हो भाई बच्चे? देखो H1 H2, तुम लेक्चर नंबर 1 की रिकॉर्डिंग में दोबारा जाके देखो। आई कॉन्ट क्लास। मेरे बच्चे अलग से व्हाट्सएप पर रब्ता करो हादी तुम इस वर्कशीट के हवाले से, ताकि अगर इतने मसले आ रहे हैं तुम्हें तो सारे पेजेस दिखा दें। सारे पेजेस अभी नहीं दिखा सकते, सो भी यहाँ छोड़ दें अभी इस बात को। H1 H2 वीक है। देखो आज के बाद तो वीक नहीं होना चाहिए ना बेटा। आज तो मैंने और शॉर्टकट बता दिया तुम्हें कि भाई एग्जो में आप यू नीचे आते हो, नीचे आ रहे हो मतलब ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो पहले H1 आएगा, बाद में H2 आएगा। तो H1 ज्यादा है, H2 कम है। और एंडो में आप नीचे से ऊपर जा रहे हो तो इसका मतलब नीचे वाला H1 है, ऊपर वाला H2 है। पता है मुझे, ग्राफ है, लेकिन H1 क्या होता है बेटा? H1 और H2 मैंने बताया था। देखो हर बॉडी के अंदर एक एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। हर मेरी बॉडी की अपनी एनर्जी है, तुम्हारी बॉडी की अपनी एनर्जी है, इस मग की अपनी एनर्जी है, जिसे हम फिजिक्स में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, केमिस्ट्री में हम उसको हीट कांटेक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट के पास जो अपनी एनर्जी है उसे हीट कांटेक्ट कहते हैं, रिएक्टेंट का H1 से शो करते हैं। प्रोडक्ट के पास जो अपनी एनर्जी है उसे H2 कहते हैं, हीट कांटेक्ट ऑफ प्रोडक्ट कहते हैं H2। तो जब H1 यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है और हीट एनर्जी ऐड हो जाती है तो H2 की वैल्यू बढ़ जाती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। ठीक है।